नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 2024 के लोकसभा चुनावों में एनडीए के खिलाफ एकजुट गठबंधन बनाने के लिए 26 पार्टियों के गैर भाजपा नेता मंगलवार को बेंगलुरु में दूसरी बैठक में जुट गए हैं। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी बेंगलुरु पहुंच गए। विपक्ष इस बैठक में विचार विमर्श के दौरान अपने गठबंधन के नाम को अंतिम रूप देगा और न्यूनतम साझा कार्यक्रम को भी अंतिम रूप देगा। सभी दलों के कार्यक्रमों, रैलियों और सम्मेलनों का एक संयुक्त विपक्षी कार्यक्रम तैयार करने की उम्मीद है। विपक्षी नेताओं का नारा है, एकजुट हम खड़े हैं। विपक्षी नेताओं ने दावा किया है कि बैठक भारतीय राजनीतिक परिदृश्य के लिए गेम चेंजर होगी। इस बीच सभी की नजरें कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी पर हैं। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि ऐसी संभावना है कि सोनिया गांधी, जो यूपीए के अध्यक्ष थी, को मोर्चे का अध्यक्ष और नीतीश कुमार को संयोजक नामित किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि सभी दलों से मोर्चे का नाम सुझाने को कहा गया है, जिसमें भारत शब्द होना चाहिए। टैगलाइन होगी, यूनाइटेड वी स्टैंड। विपक्ष की एकजुटता के जवाब में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए भाजपा को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। हालांकि केंद्र की सत्ता में आने के बाद भाजपा एनडीए को पूरी तरह भूल गई थी, लेकिन अब उसे एनडीए की फिर जरूरत महसूस हो रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा की है कि एनडीए के 38 सहयोगियों ने आज मंगलवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की है। एनडीए की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। एनडीए की बैठक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही बेंगलुरु में हो रही विपक्षी दलों की बैठक पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 2024 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है कि ये लोग गा कुछ रहे हैं, हाल कुछ है, लेबल कुछ है और माल कुछ है। इनकी दुकान पर 2 चीज़ों की गारंटी मिलती है। ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरी असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आज कल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है कि लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा, इस बैठक की एक और खास बात है, अगर कोई करोड़ों रुपए के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नज़र से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार जमानत पर है तो उसकी और ज़्यादा खातिर होती है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल में जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशली बुलाया जाता है। अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है तो उसकी बड़ी आबभगत होती है। विपक्ष पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने आज कहा कि विपक्ष का ध्यान केवल परिवार पर है, देश पर नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि उनके लिए परिवार पहले है, राष्ट्र कुछ भी नहीं। भ्रष्टाचार उनकी प्रेरणा में है। जितना बड़ा घोटाला, जितना अधिक भ्रष्ट व्यक्ति, मेज पर उनकी सीट उतनी ही ऊंची होगी। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक पर भाजपा की कर्नाटक इकाई ने बेंगलुरु में विपक्षी नेताओं पर जमकर हमला बोला। कर्नाटक भाजपा ने कहा है कि जो देश का कल्याण नहीं चाहते, जो सदैव निजी स्वार्थों में लगे रहते हैं, जो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे अवसरवादियों की एक बैठक आज बेंगलुरु में हो रही है। उनका मुख्य एजेंडा दुनिया के चहेते नेता नरेंद्र मोदी से नफरत करना है। गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 21 जुलाई को सुनवाई करेगा। गुजरात के सूरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को दोषी माना था और 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि राहुल गांधी को फौरन जमानत दे दी गई, लेकिन दोषी करार दिए जाने के कारण राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी। सूरत की अदालत के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी के वकीलों ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया। गुजरात हाईकोर्ट ने भी सूरत की अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस की ओर से वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। अगर 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी के हक में फैसला देता है तो राहुल गांधी संसद के मानसून सत्र में शामिल हो सकते हैं। अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बयान जारी किया है। अपने बयान में अडानी ने कहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट भ्रामक और निराधार आरोपों पर आधारित थी। रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए हैं वो 2004 से 2015 के बीच के थे और उन्हें
उस समय संबंधित अथॉरिटी ने सही कर लिया था। ये रिपोर्ट जानबूझकर हमारी छवि खराब करने की कोशिश थी। बता दें, इस साल जनवरी में अमेरिका की रिसर्च एजेंसी हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में अडानी समूह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह के शेयर्स में रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिली। रिपोर्ट आने के बाद दुनिया के सबसे रईस लोगों की लिस्ट में गौतम अडानी शुरुआती पायदान से काफी नीचे आ गए। महाराष्ट्र में भाजपा के नेता किरीट सोमैया का कथित रूप से इंटरनेट पर एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। इस बीच किरीट सोमैया ने प्रतिक्रिया देते हुए वीडियो के जांच की मांग की है। बीजेपी नेता ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को वीडियो के संबंध में पत्र लिखा है और जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि वो निर्दोष हैं और किसी महिला का अपमान नहीं किया है। सोमैया ने मंगलवार सुबह एक ट्वीट में ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि एक समाचार चैनल पर मेरी एक वीडियो क्लिप दिखाई गई। दावा किया गया कि मैंने कई महिलाओं को परेशान किया और ऐसे कई वीडियो क्लिप उपलब्ध हैं और मेरे खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, कृपया जांच करें। मणिपुर में जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से हिंसा जारी है, उसके बाद ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से भावुक अपील की है। मीराबाई चानू फिलहाल अमेरिका में ट्रेनिंग कर रही हैं। मीराबाई ने कहा कि मणिपुर में हिंसा के कारण एथलीट ढंग से ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं। अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किए गए वीडियो में मीराबाई कहती हैं कि मणिपुर में हिंसा के 3 महीने पूरे हो चुके हैं और शांति अब तक नहीं लौटी है। कई खिलाड़ियों की इस संघर्ष के कारण ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है और कितने बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। कई लोगों की जान गई और कितने ही घर जला दिए गए। उन्होंने कहा, मैं पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से अपील करना चाहूंगी कि जो लड़ाई चल रही है उसको जल्दी से जल्दी ठीक करिए और मणिपुर की सभी प्रजा को बचा लीजिए। मणिपुर की पहले जैसी शांति लाइए। बता दें, मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था। केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी का मंगलवार सुबह बेंगलुरु में निधन हो गया। वो 79 साल के थे। ओमान चांडी पिछले लंबे समय से बीमार थे। उनका बेंगलुरु में इलाज चल रहा था। बेंगलुरु में विपक्षी एकता बैठक से पहले सोनिया, राहुल, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई कांग्रेसी नेता उनके अंतिम दर्शन करने और परिवार से मिलने पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और पक्के कांग्रेसी ओमान चांडी जननायक के तौर पर ऊंचा कद रखते थे। उनकी अटूट निष्ठा और दूरदर्शी नेतृत्व के केरल के विकास और देश के राजनीतिक परिदृश्य पर गहरी छाप छोड़ी है। उन्हें उनके समर्पण और सेवा भाव के लिए याद रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ के सिंधरा इलाके में सुरक्षा बलों ने संयुक्त ऑपरेशन में 4 आतंकियों को मार गिराया है। ऑपरेशन में मारे गए सभी आतंकवादी विदेशी हैं। भारतीय सेना ने ट्वीट कर कहा है कि आतंकवादियों के पास से 4 AK-47 राइफल्स, 2 पिस्टल बरामद हुए हैं। सेना ने बताया है कि सर्च ऑपरेशन जारी है। सोमवार रात करीब 11:30 बजे शुरू हुई मुठभेड़ मंगलवार सुबह तक चली। 9 घंटे के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भारी गोलीबारी हुई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।